बाहर आ चुका था। इस समय उसने एक इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहन रखा था जो कि नेवी ब्लू और गोल्डन कलर में था। वो बेसब्री से कशिश का वेट कर रहा था। तभी फ़ोन पर विजय का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सेजल के यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसे लेकर घर जा रहा है। दक्ष भी समझता था कि सेजल प्रेग्नेंट है और ऐसे में उसे ऐसी जगह पर सफोकेशन फील होना आम बात है। वो भी उन्हें जाने को बोल देता है। वो जैसे ही फ़ोन रखकर पलटता है, सामने का नज़ारा देखकर उसके दिल की धड़कन ही रुक जाती है। दक्ष के सामने कशिश एक नेवी ब्लू और गोल्डन कलर के लहंगे में खड़ी थी। उसने कोई मेकअप या ज्वेलरी नहीं पहनी थी, फिर भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस मॉल में मौजूद सभी लोग उसे ही देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो है कौन। दक्ष भी कशिश के पास ही जाने लगता है। वो उसके पास पहुंचता उसके पहले ही उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि एक लड़का जिसकी उम्र यही कोई 25 साल के आसपास होगी, वो कशिश के पास जाकर उसे देखकर कहता है, लड़का, हेलो मिस, मेरा नाम नकुल है। आपका क्या नाम है? आप बहुत खूबसूरत हैं, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? कशिश उसकी बात पर उसे हैरानी से देखने लगती है। वो लड़का कहता है, उसके पहले ही एक हाथ उसके कंधे पर फील होता है। उस लड़के को लगता है जैसे कितने किलो का वेट उसके कंधे पर रख दिया गया हो। वो पलट कर देखता है तो उसका गला सूख जाता है, क्योंकि उसके सामने दक्ष खड़ा था जो अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। दक्ष को देखकर वो लड़का उसे पहचान जाता है कि वो बिजनेस टाइकून दक्ष ओबेरॉय है। दक्ष उस लड़के को देखकर कहता है, लगता है तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ हो। दक्ष की आवाज़ में अलग से ठंडापन था जिससे उस लड़के की रीढ़ की हड्डी तक ठिठुर गई। वो अपना थूक निकलते हुए कहता है, सर आप यहाँ? उसकी बात पर दक्ष कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। वाइफ सुनकर उस लड़के को एक झटका लगता है। वो खुद से ही कहता है, मतलब जिस लड़की से मैं अभी तक फ्लर्ट कर रहा था वो इस डेविल की वाइफ है। ये सोच कर ही वो लड़का हकलाते हुए कहता है, सॉरी सर, सॉरी मैम। ये बोल वो वहाँ से गायब हो जाता है जैसे गधे के सिर से सींग। उसके भागने के स्टाइल देखकर कशिश को हंसी आ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। दस उस लड़के को देखकर अभी तक जलन और गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था। वो कशिश को यूं खिलखिलाते देख कहीं गायब हो जाता है। तभी दक्ष कहता है, तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? कशिश भी हाँ में सिर हिला देती है। तो दक्ष पहले उन दोनों की एक सेल्फी लेता है और फिर दोनों उस ड्रेस को सिलेक्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से ज़रूरत की शॉपिंग करने के बाद दोनों साथ में लंच करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही इस बात से अनजान होते हैं कि कोई उस पर नज़र रखा है, लेकिन ये कौन है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो घर में चारों तरफ सजावट हो रही होती है। चारों तरफ काम करने वाले लोग होते हैं। राजवीर और अमर जी सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वहीं जिया हाल में कमर पर हाथ रखे बैठी एक माली को ऑर्डर दे रही थी, कैसे फूलों को सजाना है। वहाँ मौजूद सभी काम करने वाले उस छोटी सी बच्ची को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जिया उसे घर की सबसे लाडली बन गई थी। उसे घर के सारे नौकर, माली, बॉडीगार्ड सभी बहुत पसंद करते थे, लेकिन उतना उससे डरते भी थे, क्योंकि जो लड़की दक्ष के ट्रेंड बॉडीगार्ड्स को धूल चटा सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। जिया को इस तरह से देखकर दक्ष, कशिश दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी राजवी कशिश को देखकर कहती है, बेटा आप जाकर आराम करो, बहुत थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना रूम में भिजवाती हूँ। लेकिन कशिश उनसे कहती है कि वो लंच करके आई है, इसलिए वो भी हाँ में सिर हिला देती है। तो वो दोनों कमरे में जाकर आराम करने को कहती है। वो दोनों भी कमरे में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही प्लानिंग चल रही थी। जैसे ही दोनों कमरे में पहुँचते हैं, उस कमरे में सेजल बैठी हुई थी। सेजल को देखकर दक्ष कहता है, सेजल तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में तुम्हें आराम करना चाहिए ना। उसकी बात पर सेजल कहती है, वो क्योंकि माँ का कहना है कि आज हम यहाँ कशिश के साथ रहेंगे और आप विजय के साथ हमारे कमरे में रहेंगे। माँ नहीं चाहती कि कल सगाई से पहले आप दोनों एक दूसरे को देखें। दक्ष को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक पल के लिए भी कशिश से दूर नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये राजवी का ऑर्डर था और राजवी की बात ना मानकर वो उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। दक्ष को ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाते ही सेजल जोर जोर से हंसने लगती, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब सेजल ने यह बात कही थी तो दक्ष सीधे उसके मुंह पर ही उसे मना कर दिया था।
वहीं दूसरी ओर क्रिस पूरी तैयारी कर चुका था। वो थोड़ी देर में ही निकलने वाला था ताकि अगले दिन वो टाइम से दच की सगाई में पहुंच सके। वो पूरे टाइम से सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजल से बातें करता है। उसे दच के बारे में बताया जा रहा था। एंजल को देखकर ये लग रहा था कि वो उसकी सारी बातें सुन रही है, समझ रही है, लेकिन वो उसके कुछ जवाब नहीं दे सकती थी। बस कभी कभी अपने पल के झुका दिया करती थी। थोड़ी देर में वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। सगाई का दिन ओबेरॉय मेंशन पूरी तरह मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमानों के साथ साथ वहाँ पर मीडिया भी मौजूद थी। अमर जी और विजय मिलकर सभी मेहमानों का वेलकम कर रहे थे। राजबी जी बाकी सबको संभाल रही थी, साथ ही वो सगाई की सारी तैयारियां भी देख रही थी। सेजल इस समय एक साइड बैठी हुई कुछ लेडीज से बातें कर रही थी। उसे सबने ज़्यादा चलने फिरने के लिए मना किया था। उसी के पास में जिया बैठी थी जो बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों के ऊपर पड़ती है। सबकी नज़रें इस ओर ठहर जाती हैं जहाँ पर दच और कशिश एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़े थे। वो दोनों एक परफेक्ट लग रहे थे। दोनों की जोड़ी की सभी लोग तारीफ कर रहे थे। वो दोनों धीरे धीरे करके सीढ़ियों से उतरते हैं। जब वो दोनों हाल में आ जाते हैं तब लाइट्स ऑन हो जाती है। सभी उन्हें देखकर उन्हें कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। वो सभी सबसे मिलते हैं। फिर राजवी जी के कहने पर दोनों स्टेज पर चले जाते हैं जहाँ पर सगाई होनी थी। दोनों स्टेज पर बैठे होते हैं। पंडित जी आते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर दोनों को तिलक करते हैं। उसके बाद राजवी और अमर जी आते हैं। वो दच का तिलक करते हैं। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी प्लेट जिसे फूलों से सजाया हुआ था उसमें 2 रिंग्स को लेकर जिया उनके बीच में खड़ी होती है और एक एक रिंग दोनों को पकड़ाकर कहती है, अब आप दोनों एक दूसरे को पहना दो। उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दच अपना हाथ कशिश की ओर बढ़ाता है जिस पर कशिश अपना हाथ रख देती है और दच उसकी उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना देता है। उसके बाद कशिश भी दच को उसके नाम की अंगूठी उसकी उंगली में पहना देती है। सभी लोग जोरदार तालियों से उन्हें कांग्रेचुलेट कहते हैं। धीरे धीरे सभी आते हैं और उन्हें गिफ्ट देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। थोड़ी देर बाद जिया उनके पास आती है और उन दोनों का हाथ पकड़कर कहती है, वो आप दोनों कब तक ऐसे बैठे रहोगे? अब डांस टाइम हो गया है। अब आप दोनों अच्छा सा डांस करोगे। ये कहकर वो दोनों को हॉल में बीच में लाती है और वहाँ से चली जाती है। जिया की ऐसी हरकतें देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी को उसकी ये हरकतें बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस समय दच और कशिश के साथ वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी थी। दच अपना एक हाथ बढ़ाकर कशिश को थाम देता है और दोनों साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतज़ार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। दच और कशिश के साथ साथ और भी कई सारे कपल्स वहाँ पर डांस कर रहे थे। विजय के साथ सेजल भी डांस कर रही थी। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले प्यार से डांस कर रहे थे। उन दोनों की शादी एक नए पड़ाव पर आ गई थी जहाँ उनकी शादी में उनके प्यार की निशानी आने वाली थी, लेकिन उनका प्यार कम ना होने दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। गाना खत्म हो गया। दच और कशिश अभी भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी सबकी तालियों की आवाज़ से उनका ध्यान टूटता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही कशिश दच से अलग होकर सामने की ओर मुड़ती है, सामने उसे एक शख्स खड़ा दिखता है। कशिश को वो शख्स कुछ अजीब सा लगता है जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो कुछ समझ पाती तभी दच कहता है, क्रिस। दच के मुंह से क्रिस नाम सुनकर कशिश को एहसास होता है कि ये दच का कजिन क्रिस है। कशिश भी एक स्माइल लिए क्रिस को देखने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी निगाह क्रिस के पीछे पड़ती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही कशिश भाग के वहाँ जाती है और पीछे वाले शख्स के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। बाकी सबका ध्यान जब कशिश पर जाता है तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। राजबी और सेजल की आंखें भी आंसुओं से भर जाती है। अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई हैरान था तो वो था क्रिस, क्योंकि इस समय कशिश किसी और के नहीं बल्कि रावी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। कशिश रावी से अलग होती और उसके पूरे चेहरे को अपने हाथों में भरकर चूमने लगती और कहती, तू जिंदा है मेरी जान। कशिश के शब्द लड़खड़ा रहे थे
उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की अलग ही मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद राजवी और सेजल भी वहां आ गई और रावी से लिपट कर वो दोनों भी रोने लगी। क्रिस हैरान परेशान सा उन दोनों को देखे जा रहा था, लेकिन आगे जो होता है उसे देखकर वो भी शॉक हो जाता है। क्रिस अभी भी हैरानी से अपने सामने उस लड़की को देख रहा था जो पिछले 2 सालों से उसके साथ रह रही थी, जिसे वो अपनी एंजल समझता था। वो अब अपनी रियल फैमिली के सामने थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात उसे ये लगती है कि वो लड़की अपने हाथों को पहली बार उठाकर सामने वाली लड़की के चेहरे को छूती है और कहती है, कासू। उसके इतना कहती ही कशिश उसके हाथों को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, हाँ मेरी जान, मैं तेरी कासू। क्रिस को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस कासू की रट वो इतने समय से लगाई हुई थी वो एक लड़की है जो इस समय उसके सामने उसकी एंजल को गले लगाए हुए रो रही थी। लेकिन क्रिस को कहीं ना कहीं ये भी खुशी हो रही थी कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लगभग 1 घंटे बाद सभी हॉल में बैठे हुए थे। पार्टी बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी। ऊपर एक कमरे में राबी बेड पर सोई हुई थी। राबी को सुलाकर कशिश जब नीचे आती है तो उसकी नज़र क्रिस पर पड़ती है जो दर्ज और पीछे से बैठकर बातें की जा रहा था। कशिश के साथ इस समय राजवी और सेजल भी थी। वो सभी आती हैं और हाल में क्रिस के सामने बैठ जाती है। कशिश क्रिस को देख रही थी। क्रिस जब कशिश को देखता है तो उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते भाभी, मैं क्रिस हूँ। भाई ने आपको मेरे बारे में बताया ही होगा। उसकी बात पर कशिश हाँ में सिर हिला देती है। फिर उसे कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसकी बात पर क्रिस हाँ में सिर हिला देता है तो कशिश कहती है, आपको रावी कब और कहाँ मिली? ये सवाल तो सभी जानना चाहते थे और सभी एक साथ क्रिस को देखने लगते हैं। तो क्रिस भी कहता है, मुझे एंजल, मेरा मतलब है कि आप लोग की रावी 2 साल पहले मिली थी। फ्लैशबैक। 2 साल पहले क्रिस जो पायल की मौत से उबर नहीं पाया था वो अक्सर जंगल में जाता था और वहीं पर अकेले बैठा रहता था। लेकिन उस दिन उसने कुछ ठान लिया था। वो उस दिन वहाँ अपनी जान देने जा रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो एक लड़की को उठाकर ला रहे थे। क्रिस उन्हें छुपकर देखने लगा। उन्होंने देखा कि वो एक लड़की को लाकर जंगल में एक जगह फेंक देते हैं। वो जगह इंसानों के जाने के लिए मनाही थी क्योंकि अक्सर वहाँ पर आदमखोर जानवर आया करते थे। उन सभी के जाने के बाद क्रिस जब वहाँ पर गया तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई दी जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे देखकर ही पता चला था कि उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया है, वो भी बहुत बुरी तरह से। क्रिस तुरंत अपना कोट उतारा और उस लड़की को ढक दिया। उसने उस लड़की की नस चेक की तो बहुत ही धीमी चल रही थी। उसने तुरंत उस लड़की को गोद में उठाया और उस एरिया से भागता हुआ अपने कार में चला गया। क्रिस उस लड़की को लेकर तुरंत अपने फार्म हाउस पर गया। इसके बारे में उसके अलावा किसी को नहीं पता था। वो फार्म हाउस क्रिस का पर्सनल फार्म हाउस था जहाँ पर वो अक्सर पायल के साथ जाया करता था। वो जगह उसने अपनी और पायल के लिए ही खरीदी थी। आज वो उस लड़की को लेकर भी वहीं गया। क्रिस तुरंत अपने फ़ोन से कुछ डॉक्टर की टीम को बुलाया और फार्म हाउस को आने को कहा। क्रिस जानता था कि उस लड़की को कुछ लोगों ने करने की कोशिश की और उसके साथ गलत किया है। वो नहीं चाहता था कि उसे अस्पताल लेकर जाए और ये बात सबको पता चल जाए। वो समझ रहा था कि अगर ऐसा उसने किया तो उस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने उसका इलाज करवाने के लिए अपने फार्म हाउस पर ही अपने भरोसेमंद डॉक्टर की टीम को बुला लिया था। क्रिस के फार्म हाउस पर क्रिस अपने हॉल में परेशान सा बैठा हुआ था। ऊपर एक कमरे में उस लड़की का इलाज चल रहा था। अचानक से उस लड़की की जोरदार चीखने की आवाज़ आने लगती है। वो भागकर उस कमरे में जाता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। सामने वो लड़की दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो खुद के शरीर को पटक रही थी, अपने हाथ पैरों को झटक रही थी। डॉक्टर को उसे कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी एक डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन लगते ही कुछ सेकेंड बाद वो लड़की शांत हो गई और बेहोश हो गई। उसके शांत होने के बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली। तभी क्रिस उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ? वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? उसकी बात पर एक लेडी डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर क्रिस, इस लड़की के साथ बहुत से लोगों ने दुष्कर्म किया है जिसका हादसा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई है। इसकी वजह से यह हालत हो गई है इसकी। हमने इसकी जान तो बचा ली है
लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इसकी बॉडी पर क्या असर होगा ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमने कोशिश की है। डॉक्टर एक के बाद एक उसकी हालत के बारे में बताई जा रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन क्रिस को उस लड़की का दर्द हद से ज़्यादा खुद में महसूस हो रहा था। वो डॉक्टर से कहता है, आप कुछ भी कीजिए लेकिन उसे बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद क्रिस उसे लेकर बेंगलुरु चला गया। ना जाने क्यों, लेकिन क्रिस जो पायल की यादों में अपनी जान देने पर तुला हुआ था, जो जीना नहीं चाहता था, उसकी ज़िंदगी में वो लड़की जीने की एक नई उम्मीद लेकर आई। उसके जख्मों को और उसके दर्द को समझकर क्रिस खुद से ही कहा, मेरा दर्द तुम्हारे दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। इतना सब सहने के बाद भी अगर तुम जीने की इच्छा रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं। मैं ये भूल गया कि ये ज़िंदगी रुकने का नहीं बल्कि चलने का नाम है, और मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके पायल के साथ बुरा नहीं कर सकता था। आखिर वो कभी ये नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूं। उस दिन के बाद क्रिस को जीने की एक नई उम्मीद मिल गई। क्रिस पूरे दिन काम करने के बाद जब भी उसे समय मिलता तो वो पूरा टाइम उस लड़की के पास बैठकर उनसे बातें किया करता था। डॉक्टर ने कहा था कि उससे बातें करें क्योंकि वो सुन सकती है, समझ सकती है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई है और उसका माइंड भी ब्लॉक हो गया है। क्रिस उस लड़की को अपनी तरफ से एक नाम दिया था, एंजल। ठीक ही तो था। आखिर ये एंजल की तरह आकर उसने उसे एक जीने की उम्मीद दी, इसलिए क्रिस उसे अपनी ज़िंदगी का एंजल बना लिया। 2 सालों से उसकी यही हालत है, लेकिन कुछ दिनों पहले रावी की हालत में कुछ सुधार हुआ था और वो सिर्फ एक ही शब्द आई थी उसके मुंह पर, कशु। कशु। और उसे कुछ दिन पहले ही उसका नाम, असली नाम पता चला था। उसने फेसबुक प्रोफाइल से उसके बारे में पता किया तो उसे पता चला कि वो भी यही किया, इसलिए वो उसे लेकर यहाँ आ गया ताकि उसकी असली फैमिली के बारे में पता लगा सके। फ्लैशबैक एंड। क्रिस अपनी बातें ख़त्म करता है। जब वो सबकी ओर देखता है तो सबकी आंखें नम थी, और सबसे ज़्यादा नम थी तो वो राजबी और कशिश की। तभी अमर जी खड़े होकर कहते हैं और क्रिस के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हम तुम्हारा एहसान किस तरह से चुकाएंगे बेटा। तुमने हमारी बच्ची को बचा लिया, नहीं तो हमने तो उसे खो ही दिया था। हम तो उसे समझ रहे थे कि वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुमने उसे एक नई जिंदगी दी। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। एक पिता तुम्हारे आगे आज नतमस्तक होता है। ये बोलकर वो अपना सर झुकाने लगते हैं, लेकिन क्रिस जाकर तुरंत उन्हें पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ अंकल जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करके आप मुझे मेरी नज़रों में गिरा देंगे। अमर जी खड़े होकर क्रिस को गले लगा लेते हैं। क्रिस की आंखें भी नम हो चली थी। सभी थोड़ी देर में अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन क्रिस को नींद नहीं आ रही थी। उसे राबी को अपने पास देखने की आदत हो गई थी। आज तक वो राबी के साथ उसके कमरे में ही रहता था रात भर। इतना बड़ा घर होने के बाद भी वो राबी के कमरे में नीचे बिस्तर लगाकर सोता था। जब तक उसे नींद नहीं आती थी वो राबी के चेहरे को निहारता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब वो उसके जीने की वजह बन चुकी थी, और शायद उसका प्यार और सब कुछ भी। आज उसे कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और पहले इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर वो धीरे धीरे दबे पाँव राबी के कमरे की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो उसके कमरे के बाहर पहुंचता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि राबी के कमरे में कशिश और राज भी थी, और राबी को फिर से अटैक आया था। उसका शरीर झटके खा रहा था। वो दोनों ही उसे संभालने में लगी हुई थी, लेकिन राबी उसके संभलने में नहीं आती है। तभी क्रिस जल्दी से उसके कमरे में जाता है और उन दोनों को साइड हटाकर राबी को अपने साइन से लगा लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है। ना जाने क्यों, लेकिन राबी उसका स्पर्श पाकर थोड़ी शांत होती है। तभी क्रिस कहता है, एंजल क्या हुआ, देखो मैं हूँ, शांत हो जाओ, तुम सेफ हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। उसकी आवाज़ में ना जाने कैसा जादू था कि रावी एकदम से उसकी बाहों में शांत हो गई। क्रिस उसे अपने बाहों में उठाकर बिस्तर पर सुलाता है और उसका सर सहलाकर उठाने को होता है, लेकिन उसके हाथों पर रावी की पकड़ थी जिसकी वो नहीं उठा पाता है। शायद उसे ही नहीं बल्कि रावी को भी उसकी मौजूदगी की आदत थी, जिसमें रहकर वो खुद को सेफ फील करती थी। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली गई, लेकिन उसने क्रिस का हाथ नहीं छोड़ा था। अब तक सभी घर वाले
आ चुके थे। सभी ये देखकर हैरान थे, लेकिन वो सभी समझ रहे थे कि इतने समय से क्रिस ने ही तो उसे संभाला है। क्रिस ने सभी को देखा और कहा, आप सभी जाकर आराम कीजिए, अब एंजल ठीक है। सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राज भी वहीं रुकती है, जो कि पहले भी वो थी। वो राबी को दूसरी ओर बैठी थी, जो क्रिस को देख रही थी, जो राबी को संभाल कर सुलाता है और उसके हाथ को पकड़े हुए वहीं बैठा हुआ था। राज भी देख सकती थी कि क्रिस के इमोशंस को जो राबी के लिए कितने प्योर थे। कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उनका ध्यान राबी पर जाता है, जो सुकून से सो रही थी। तभी वो देखती है कि क्रिस बिस्तर से लगकर जमीन पर बैठे बैठे सो गया है। उसका हाथ अभी भी राबी के हाथ में ही था। राजवी जी खुद से कहती हैं, यकीन नहीं होता है कि इस जमाने में भी ऐसा एक लड़का है जो एक अनजान लड़की के लिए इतना कर सकता है। और मेरी रावी, जो लड़कों से हमेशा दूर रहती थी, वो आज एक अनजान लड़के के साथ इतना सेफ फील कर रही है। तभी उनके दिमाग में कुछ आया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को कहा, नहीं, ऐसा कोई और मतलब निकालना सही नहीं है। मैं भी जानती हूँ कि क्या सच है, फिर भी मैं ये बोलकर वो उठ जाती है, राबी के माथे पर किस करके चली जाती है। उनके जाने के कुछ देर बाद ही क्रिस भी उठता है और वो राबी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, तुम मेरे साथ हो और ये साथ मैं हमेशा ऐसा ही रखूँगा। कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तुम अब सिर्फ मेरी हो। ये बोल वो भी उसके माथे पर एक किस करता है, उठकर बाहर जाता है। तो दाई माँ मिलती हैं, वो उन्हें रावी को फ्रेश करवाने को बोलकर चला जाता है। तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है और वो उस ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो उस कमरे में जाता है, उसका दिल अजीब का दर्द होने लगता है। वो कमरा साफ सुथरा था। उसके कमरे में एक बड़ी सी फोटो लगी थी, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को पीछे से बाहों में भरे खड़ा था। उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऐसी ही बहुत सी फोटोज उस कमरे में थी। ये कमरा क्रिस का कमरा था, जिसे उसने अपने और पायल के लिए तैयार करवाया था। ये सब उसने पायल को शुभ सरप्राइज देने के लिए किया था, लेकिन उसके इस सरप्राइज के पहले ही उसकी पायल उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद उसने इस कमरे में कदम नहीं रखा था और आज 2 साल बाद वो इस कमरे में आया। पायल की तस्वीर उसकी आंखों में नमी ले आई। उसने खुद को संभाला और कहा, तुम क्यों चली गई पायल? क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे दिल में एंजल के लिए फीलिंग्स आ गई है। मुझे नहीं पता मैंने ये सही किया या नहीं, लेकिन नहीं रोक पाया। सोचा था तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन किस्मत ने मुझे उससे मिला दिया और मुझे जीने की उम्मीद मिल गई। वो ये सब कह ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो पीछे खड़े इंसान को देखकर चौंक गया। क्रिस देखता है कि उसके पीछे दच खड़ा है। उसे देखकर क्रिस उसके गले लग जाता है। दच समझ सकता था कि इस समय क्रिस कैसा महसूस कर रहा है, इसलिए वो उसे कुछ देर अपने गले लगाए खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद जब वो उससे अलग होता है तो क्रिस कहता है, अरे भाई, मैं तो आपको कांग्रेचुलेट्स कहने ही भूल गया। वैसे आपकी और भाभी की जोड़ी बहुत अच्छी है। दच मुस्कुरा देता है। दच उसे फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए चलने को कहता है, तो क्रिस फ्रेश होने चला जाता है और दच भी अपने कमरे में चला जाता है। सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि दाई माँ क्रिस के पास आकर कहती हैं, क्रिस बाबा, ये एंजल बिटिया की रिपोर्ट्स आज सुबह ही आई है। क्रिस उनसे वो रिपोर्ट लेकर कहता है, ठीक है। फिर वो सबकी ओर देखकर कहता है, मैंने एक डॉक्टर से बात की है और आज ही एंजल को उनके पास लेकर जाना होगा, तभी वो आगे का ट्रीटमेंट कर पाएंगी। उसकी बात पर राज भी कहती है कि वो भी जाएगी। तो क्रिस कहता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए। फिर कशिश की ओर देखकर, भाभी आप अगर चले तो। सब उसकी ओर देखते हैं तो क्रिस कहता है कि एंजल के मुंह से आज तक सिर्फ भाभी का ही नाम आया है, तो अगर वो चलेंगी तो एंजल के लिए ठीक रहेगा। सभी को ये ठीक लगता है तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। क्रिस और कशिश रावी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वो दोनों ही डॉक्टर के पास बैठे थे और रावी व्हील चेयर पर। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखती हैं, रावी के कुछ चेकअप करती हैं। उन्होंने कहा कि रावी की आगे की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगी। और एक गुड न्यूज़ है कि रावी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये खबर जैसे ही सभी को पता चलती है, सभी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है। घर में तैयारियां हो रही थी दच और कशिश की शादी की। पहले तो दोनों ने मना किया, क्योंकि वो चाहते थे कि रावी पहले ठीक हो जाए, लेकिन अमन जी और राजवी जी ने कहा कि जो खुशियां आई हैं उन्हें मना नहीं करना चाहिए और रावी भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तो वो दोनों मान गए। कशिश जब अपने कमरे में जाती है तो उसे
वो जिया वहीं बैठी मिलती है। जिया को देखकर कशिश उसके पास जाकर कहती, क्या हुआ हमारी जिया को? उसके इतना कहते ही जिया कहती है, मैं आपसे गुस्सा हूँ। उसकी बात पर कशिश कहती है, और वो क्यों भला? तो जिया कहती है, क्योंकि अब आप शादी करके चली जाओगी। उसकी बात पर कशिश कहती है, और ये बात किसने कहा? तो जिया कहती, मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि उसकी बुआ की शादी हो गई और वो उसे छोड़कर चली गई, अब आप भी चली जाओगी। तभी उसके कानों में दच की आवाज़ आती है, अगर मैं आपकी दीदी को नहीं जाने दूँ तो? उसकी आवाज़ सुनकर जिया खुश हो जाती है और दच के पास जाकर कहती, सच्ची स्मार्टी, जिया की दीदू कहीं नहीं जाएगी? तो दच कहता, हाँ, आपकी दीदू शादी के बाद भी यहीं रहेंगी। उसकी बात पर दच और कशिश दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। क्रिस को राबी से बात करने का मन कर रहा था, लेकिन यहाँ उसे जाने में अजीब लग रहा था। जिस लड़की से वो इतना बातें करता था, आजकल उसे देखने में भी उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वही जानता था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो स्माइल कर देता है। क्रिस देखता है रात के 11:30 बज रहे थे, तो उसने अपना सर हल्के से अपने कमरे से बाहर निकाल कर देखा तो उसे पूरा घर सुनसान दिखा। वो समझ गया कि सभी सो रहे हैं, जो देखकर वो मुस्कुराया और धीरे से अपने कदम रावी के कमरे की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही वो रावी के कमरे के बाहर पहुंचा, उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि रावी बेड पर है। उसने ध्यान से पूरा कमरा चेक किया, उसे कोई भी कमरे में नहीं दिखा, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। वो धीरे से रावी के पास गया और उसके माथे को चूमकर कहा, एंजल, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ आने से पहले ही मैंने कहा था, तुम भले ही रावी हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी एंजल ही रहोगी। लेकिन तुम तो बड़ी मतलबी निकली, अपने घर वालों के मिलते ही मुझे भूल गई। देखो ना, तुमसे मिलने और बात करने के लिए मुझे चोरी की तरह यहाँ आना पड़ा, पर तुम्हें क्या पता, तुम तो मस्त होकर यहाँ रहती हो। ऐसे ही वो ना जाने कब तक उससे शिकायतें करते करते उसके बेड के पास ज़मीन पर बैठे सो गया। उसे पता ही नहीं चला। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी राजबी ये नज़ारा ना जाने कब से देख रही थी। बात ये थी कि जब क्रिस रावी के कमरे में आया था तो वो पानी लेने गई थी, और जब आई तो क्रिस की बातें सुनकर वो वहीं रुक गई। उन्होंने सारी बातें सुनी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने खुद से ही कहा, क्या इस दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं जो किसी से निस्वार्थ भाव से इतना प्यार कर सकते हैं? ये लड़का रावी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे इतना प्यार करता है, जबकि ये भी नहीं जानता कि इसको प्यार के बदले प्यार कब मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं। वो जब से यहाँ आई थी, उन्होंने सेजल के लिए विजय का प्यार और कशिश के लिए दक्ष का प्यार देखा था। उनके दिल में एक सुकून उतर आया था कि उनकी दोस्त की बेटियों की ज़िंदगी में इतने प्यार करने वाले जीवन साथी आए। जब राभी उन्हें मिली और उन्हें पता चला कि वो अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तो उनके दिल में ये बात पहले आई कि क्या वो होश आने के बाद उनकी बच्ची अपनी ज़िंदगी आसानी से और खुलकर जी पाएगी? क्या उसको कोई जीवन साथी मिलेगा? लेकिन आज क्रिस की बातें सुनकर और उसके एहसास जानकर उनका मन भर आया और उन्हें नाज हो रहा था अपनी बच्चियों की तकदीर पर। वो अपनी आंखें पोंछकर अमर जी के कमरे की ओर चली जाती हैं। अगली सुबह सभी शुरुआत कशिश के प्यारे भजन से हुई। जब सब मंदिर के पास पहुंचे तो कशिश आरती कर रही थी। वहीं व्हील चेयर पर उसने रावी को बैठे रखा था। सभी आकर आरती में शामिल हुए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सभी ने आरती ली और ब्रेक के लिए चले गए। दत्त ने सभी से कहा कि आज वेडिंग प्लानर आ रहा है, सभी लोग उससे मिलकर अपने हिसाब की साड़ी बता दें ताकि वो उसी हिसाब से तैयारी करवा सके। सभी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कशिश ने कहा, आप कहीं जाने वाले हैं क्या? राजवी ने कहा, सिर्फ वो ही नहीं, तुम भी जा रही हो। कशिश ने पूछा, कहाँ? तो सेजल ने कहा, कुलदेवी के मंदिर। तुम दोनों के आज वहाँ जाकर माता रानी के सुहाग की साड़ी सारी चीज़ें चढ़ानी है और आशीर्वाद लेकर वहाँ अपनी शादी के लिए कलावा लेना है। दक्ष ने कहा, चले जाएंगे, लेकिन 1 घंटे बाद, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम है जो मुझे निपटाना है। और फिर कशिश की ओर देखकर, तुम तैयार है ना? मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। कशिश हाँ कहती है और दक्ष निकल जाता है। कशिश अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर एक शॉपर दिखता है। वो खोलती है तो उसमें एक बहुत ही प्यारी सी येलो कलर की साड़ी थी, साथ में कुछ एक्सेसरीज भी थी। तभी उसकी नज़र उसमें एक चिट पर पड़ जाती है। वो उसे खोल कर पढ़ती है। उसमें लिखा था, मेरी जान के लिए एक प्यारा सा तोहफा, आज इसे ही पहनकर तैयार होना, मुझे देखना है कि तुम साड़ी में कैसी लगती हो।
डच। साथ में एक किस का साइन भी बना था। कशिश ने जब उस साड़ी को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उसे वो साड़ी बहुत प्यारी लगी। वो उसे लेकर तैयार होने चली गई। ठीक 1 घंटे बाद डच बाहर गाड़ी से देखकर कशिश का इंतजार कर रहा था। तभी उसे कशिश नजर आती है और उसे देखकर वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। कशिश उस साड़ी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज पहली बार डच ने कशिश को साड़ी में देखा था। डच तो कशिश को देखने में इतना खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कशिश कब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कशिश ने आकर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। तब वो होश में आया। कशिश ने उससे कहा, कहाँ खो गए आप? डच ने अपने बालों में हाथ फेरा और चारों तरफ देखा कि कोई है तो नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और कशिश की कमर में हाथ डालकर घुमाकर उसे गाड़ी से लगा दिया। कशिश उसके इस एक्शन से हैरान रह गई। वो अपनी आंखें बड़ी करके डच को देख रही थी। डच ने उनके चेहरे पर अपनी नज़र फिराते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मेरी पसंद की हुई साड़ी में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। तुम्हें तो देखकर तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूँ और मुझसे कोई खता ना हो जाए। ये सब डच अपनी मधोसी भरी आवाज़ में कशिश के कानों में कहे जा रहा था, जिससे उसके होठ कशिश के कानों को छू रही थी, जिससे कशिश सिहर रही थी। डच ने अपने होठों से कशिश के ईयरलाप को किस किया और फिर पीछे हट गया। कशिश अभी भी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। डच ने उसे देखकर एक स्माइल की और कहा कि उन्हें चलना चाहिए, इससे पहले कि उसका इरादा बदल जाए और वो उसे कहीं और लेकर के चला जाए जहाँ सिर्फ वो दोनों हों। कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने खुद को संभाला और उसके साथ कार में बैठ गई। कशिश अभी भी शर्मा रही थी, जिससे वो डच को देख भी नहीं रही थी। डच इस बात को अच्छे से समझ रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसने कशिश का एक हाथ पकड़कर गियर पर रख लिया और ड्राइविंग करने लगा। उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जिस पर एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो रहा था जो दोनों के जज्बातों को बयां कर रहा था। लगभग 1 घंटे का सफ़र था। कशिश ने एक बार डच को देखा जो एक स्माइल के साथ ड्राइव कर रहा था। वो थोड़ा सा खिसक कर उसके पास आई और उसके कंधे पर सर रख लिया। ये देखकर डच खुश हो गया और उसके सर पर एक लाइट किस करके गाड़ी ड्राइव करने लगा। वहीं दूसरी ओर सेजल बैठी हुई थी। एक मेड उसके पैरों में ऑयल मालिश कर रही थी। अब उसका 7वां महीना चल रहा था, जिससे उसका पेट ज़्यादा निकल गया था। उसे अब बहुत जल्दी ही थकावट होने लगती थी। वो कभी भी सो जाया करती थी। राजवीर जी आज कुछ सामान खरीदने के लिए अमर जी के साथ गई हैं। क्रिस बाहर से आया तो उसे घर में एक अलग ही महक महसूस हुई। क्रिस जिया को स्कूल से लाने गया था। तभी दोनों की नज़र विजय पर पड़ी, जो एप्रन पहने किचन से बाहर आ रहा था। उसके हाथों में एक बाउल था जिसमें उसने गाजर का हलवा लिया हुआ था। क्रिस ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ भाई, आप ऐसे और ये हलवा? उसकी बात पर विजय बोलता है, ये हलवा तेरी भाभी की डिमांड थी तो वो पूरी कर रहा था। जिया ने जब हलवा देखा तो उसने कहा, पापा मुझे भी। उसकी बात पर विजय ने कहा, पहले आप राधा आंटी मेड के साथ जाकर चेंज करके आओ तब। उसकी बात पर जिया क्रिस का हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भाग गई। उसे हलवा के लिए ऐसे भागते देख दोनों देखते रह जाते हैं। कशिश विजय को कीप इट अप भाई बोलकर अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसकी नज़र मेट पर जाती है जो रावी को लेकर जा रही थी। क्रिस ने पूछा तो उसने बताया कि उन्हें वो बाहर गार्डन ले जा रही है। क्रिस ने उसके व्हील चेयर को पकड़ कर कहा, तुम जाओ, ये मैं कर दूंगा। मेड भी ओके सर बोलकर चली गई। क्रिस रावी को गार्डन में लेकर गया और उसे दिन भर की सारी बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद एक कार वहां एंटर हुई जिसमें से राजवीर और अमर जी निकले। दोनों के हाथ में बहुत से बैग थे जिन्हें जल्दी से आकर मेट्स ने पकड़ा। वो दोनों अंदर जा ही रहे थे कि उन्हें गार्डन में क्रिस रावी की व्हीलचेयर को धक्का देकर घुमाते हुए और बातें करते हुए दिखा। दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दोनों भी अंदर चले गए। वहीं आज क्रिस की बातें जैसे रावी पर असर कर रही थी। क्रिस का ध्यान रास्ते पर नहीं था, जिससे उसका पैर सामने के गद्दे पर पड़ गया और वो गिरने लगा। लेकिन अचानक से उसे अपने हाथों पर एक पकड़ महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर खुशी, हैरानी दोनों के मिले जुले भाव थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। रावी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था जिससे वो गिरने से बच गया था। आज पहली बार रावी का बॉडी में मूवमेंट बिना किसी पैनिक अटैक की हुई थी। ये क्रिस के लिए ऐसा पल था जिसे वो अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता था। वो खड़ा हुआ और रावी के चेहरे को थाम कर कहा, ओ माय गॉड एंजल, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ।
वो ज़ोर से चीख पड़ा, फिर रावी को अपनी बाहों में उठाकर गार्डन में घूमने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सभी घर से बाहर आ गए, यहाँ तक कि सारे गार्ड्स और सर्वेंट भी आ गए थे। सभी हैरानी से क्रिस को देख रहे थे, जो रावी को अपनी गोद में उठाए पूरे गार्डन में घूम रहा था, घूम क्या नाच रहा था। सभी लोग अपनी आंखें बड़ी किए वे क्रिस को देख रहे थे, जो अपनी बाहों में रावी को लेकर घूम रहा था। जब जब क्रिस को उसे सभी घर वाले और बाकी के सर्वेंट के साथ गार्ड भी वहां खड़े दिखे, एक पल के लिए वो झेप गया। उसने तुरंत रावी को नीचे उतारा और उसे उसकी व्हील चेयर पर बैठा दिया। फिर वो खुशी से सबके पास उसकी व्हील चेयर को धक्का देते हुए ले आया और खुशी खुशी सबको बताने लगा कि आखिर हुआ क्या था। जब सबने ये बात सुनी कि रावी ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी बॉडी में मूवमेंट हुई, तो सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। सभी को यकीन नहीं हुआ था कि अब जल्दी ही उनकी रावी सही हो जाएगी। सभी बहुत खुश होते हैं, हर एक के बाद एक रावी से मिलते हैं। सब रावी को लेकर वापस अंदर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था और रावी की दवाइयों का भी समय हो गया था। क्रिस ने बिना किसी की परवाह किए रावी को अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में लेकर चला गया। सभी लोग उसे खड़े देखते रह गए। तभी विजय ने कहा, आज पहली बार मैंने इसे जीते हुए देखा था, नहीं तो पायल के जाने के बाद तो जैसे इसने जीना ही छोड़ दिया था। रावी उसकी ज़िंदगी में जीने की एक उम्मीद बनकर आई है। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं और क्रिस को देखते हैं, जो अपने गोद में लिए हुए रावी को चला जा रहा था। वहीं दूसरी ओर दच और कशिश मंदिर पहुंच चुके थे और वहां पर पूजा करके दोनों वापस आ रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो गई। दच ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी सही नहीं हुई, इसलिए उसने फ़ोन करके दूसरी गाड़ी मंगाने को कहा। लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से गाड़ी अगले दिन सुबह ही पहुंचने वाली थी। दच परेशान हो गया कि आखिर वो रात भर कहाँ रहेगा। वो अकेले होता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस समय उसके साथ कशिश भी थी और उसे लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। दच कशिश का हाथ पकड़कर धीरे धीरे एक साइड चलने लगा। तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। दच कशिश का हाथ पकड़कर चले जा रहा था। दोनों ही इस वक्त पूरे भीग चुके थे। दच ने देखा कि एक साइड पास में एक छोटा सा कॉटेज दिखाई दे रहा था। दच ने एक नज़र कशिश को देखा, जो अब ठंड से कांप रही थी। उसने तुरंत अपना कोट उतारा और कशिश को पहना दिया। दच ने किसी से कहा, वहाँ पास में एक कॉटेज दिखाई दे रहा है, हम वहीं चलते हैं। कशिश ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों जल्दी ही उस कॉटेज में पहुँच गए। दच जब उस कॉटेज के पास गया तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। दच ने आसपास चेक किया, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो कशिश के साथ अंदर चला गया। जब दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ ये जगह काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ का हाल ही कुछ ऐसा था। वो दोनों अंदर जाते हैं। आसपास कुछ पुराने बर्तन पड़े हुए थे, जो कुछ टूटे हुए थे और कुछ सही सलामत थे। चारों तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। दच ने बीच में एक जगह घास इकट्ठा की। पास में उसने देखा कि एक गद्दा भी पड़ा हुआ था। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो लाकर उसे एक तरफ बढ़ा देता है और एक पास में पड़ी हुई अलमारी पर उसकी नज़र पड़ती है। वो लकड़ी की अलमारी थोड़ी टूट गई थी, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ कपड़े और एक चादर पड़ी हुई थी। दच ने लाकर वो चादर उस गद्दे पर डाली और कशिश को वो कपड़े दिए कि वो बदल ले। कशिश ने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई दूसरा कमरा नहीं था। वो बस एक बड़े से हॉल की तरह था, जिसमें एक साइड किचन बना हुआ था और एक साइड सोने के लिए गद्दा लगा हुआ था। दच ने जल्दी ही लाइटर से आग जला दी। जब उसकी नज़र कशिश पर गई तो उसने देखा कि वो अभी भी खड़ी है। दच ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो कशिश ने कहा कि वो कपड़े बदलने कहाँ जाए। तो दच समझ गया, तो वो क्यों अब तक चेंज नहीं कर रही है। दच उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया और कहा, मैं नहीं देखूंगा तुम कपड़े चेंज कर सकती हो। दच उसकी तरफ पीट करके खड़ा था, लेकिन उसके कानों में कशिश की चूड़ियों की आवाज़ जा रही थी, जो उसके दिल को धड़कने के लिए काफ़ी थी। उसके दिल की धड़कन इस समय बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी। ऐसा ही कुछ हाल कशिश का भी था। वो जानती थी कि दच पलटकर नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी उसे शर्म आ रही थी। किसी तरह उसने अपने कपड़े बदले और दच की आवाज़ दी। दच जब पलटता है तो उसके सामने कशिश एक सफ़ेद लहंगे और लाल रंग की ब्लाउज में खड़ी थी और उसके साथ ही उसने एक काले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। दच की सांस एक पल के लिए रुक गई। कशिश इस समय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दच ने अपना एक हाथ बढ़ाया और कशिश को लेकर उस गद्दे पर बैठ गया। दोनों ही उस जलती हुई को सामने बैठकर अपने हाथ पैर सेक रहे थे। तभी अचानक से बिजली
कौंधती है और कशिश डर के मारे दक्ष के गले लग जाती है। इस समय दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे। कशिश बहुत जोर से दक्ष के गले लगी हुई थी। दक्ष के हाथ जब उसकी पीठ पर कमर पर पड़े तो कशिश की बॉडी में गुसेप्स आ गए। इस एहसास से ही दोनों एक पल के लिए सिहर जाते हैं। क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।